दो समान कागजों को मोड़कर एक उल्लू और एक व्हेल मछली का मॉडल बनाया गया है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। उल्लू का मॉडल और व्हेल मछली का मॉडल, दोनों मॉडल में कौन सी चीज़ समान रहेगी? दोनों मॉडल में कौन सी चीज़ समान रहेगी? वजन, पदार्थ, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन तीनों में से हमें सही ऑप्शन चुनना है। तो देखिए, केवल वजन और पदार्थ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है कि केवल वजन और पदार्थ। देखिए, पदार्थ कम ज़्यादा नहीं होगा और वजन भी कम ज़्यादा नहीं होगा, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आशमा इस कथन को जांचना चाहती है कि मकड़ी के जाल वाला रेशम तंतु स्टील से बने तंतु से मजबूत होता है। दोनों की मजबूती की तुलना करने के लिए उसे तंतुओं के किस भौतिक गुण को स्थिर रखना होगा? तो चूंकि तंतुओं की मजबूती की तुलना की जा रही है, इसलिए उसे स्थिर रखना होगा व्यास, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न है, इनमें से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? सबसे बड़ा आकार जो हमारे पास ये 4 ऑप्शन हैं, एक रिबोसोम, एक जानवर की कोशिका, स्वर्ण का एक परमाणु या पानी का एक अणु। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर बी, एक जानवर की कोशिका। एक जानवर की कोशिका का आकार इन चारों की तुलना में सबसे बड़ा होता है। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, पृथ्वी, शनि, गुरु की सतह पर लोहे के 1 किलोग्राम के टुकड़े के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? उसमें मौजूद कणों की संख्या समान होगी, चाहे पृथ्वी, शनि, चाहे गुरु हो। इनकी सतह पर यदि लोहे के 1 किलोग्राम के टुकड़े के बारे में हम बात करें तो उसमें मौजूद कणों की संख्या समान होगी, ऑप्शन नंबर ए सही है। 5वां प्रश्न है, सलमान को पता था कि जो सतहें वाष्प से ठंडी होती हैं, वाष्प उन पर संघनित हो जाती हैं। गर्म पानी से नहाने के बाद उसने देखा कि बाथरूम में कई जगहों पर जल वाष्प संघनित हो गई थी। इस चित्र में बाथरूम के कुछ सामान दिखाया गया है, कुछ सामान यहाँ पर दिखाए गए हैं। जलवाष्प इनमें से किन चीज़ों पर संघनित हुई होगी? तो जलवाष्प का संघनन यहाँ पर देखिए, वस्तुओं को अलग अलग दिखाया गया है, P, Q, R और S प्रकार की यहाँ पर 4 वस्तुएं दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर किसमें बाथरूम में सामान दिखाए गए हैं, उनमें से हमें देखना है कि जलवाष्प संघनित हो गई थी, तो बाथरूम के जलवाष्प इनमें से किन चीज़ों पर संघनित हुई होगी? तो यहाँ पर आता है ऑप्शन नंबर डी, P, Q, R और S, जो कि यहाँ पर दिखाए गए हैं। देखिए, यहाँ पर नल दिखाए गए हैं, फिर ये देखिए R, Q, P, 4 प्रकार की अलग अलग वस्तुएं दिखाई गई हैं। तो P, Q, R, S सभी प्रकार की वस्तुओं में जलवाष्प संघनित हुई होगी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, मैंग्रोव पादप समुद्र के पास दल वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इनमें बीज जमीन पर गिरने से पहले एक मूल पौधे की शाखा पर अंकुरित होते हैं। बीज अंकुरण के इस उदाहरण में से इनमें से कौन से कथन को सत्य माना जा सकता है? तो बीज अंकुरण से संबंधित यहाँ कथन दिए गए हैं, कौन से कथन यहाँ पर सत्य हैं? देखते हैं। सभी बीजों को अंकुरण के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है कि सभी बीजों के अंकुरण के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 7 है, साइमन ने समान गति से चलती हुई बस की खिड़की से बाहर देखा। बस की खिड़की से बाहर देख रहा है। उसने देखा कि बस के बाहर की चीज़ें पीछे की दिशा में चलती हुई दिख रही थी। उसने खिड़की से बिजली के खंभे P, Q और R देखे। ये देखिए, बिजली के खंभे उसे दिख रहे हैं, एक जो निकट है
एक उससे दूर है और R सबसे दूर है। तो इन तीन को उसने देखा। साइमन को इनमें से कौन सा खंभा सबसे तेज गति से पीछे की दिशा में चलता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि जो खंभा सबसे बड़ा और निकट है वही सबसे तेज गति से पीछे की ओर चलता हुआ दिखाई देगा। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, खंभा P ही सबसे तेज गति से चलता हुआ दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फरहाद एक सौर कुकर बनाना चाहता है, सौर कुकर बनाना चाह रहा है जिसमें पानी को उबाला जा सके, सौर कुकर में पानी उबाला जा सके। वह विभिन्न प्रकार के सौर कुकर के बारे में पढ़ता है और फिर 3 नए प्रकार के कुकर चलित मॉडल बनाता है। एक से ज़्यादा चालू मॉडल बनाने का क्या फ़ायदा है? तो क्या फ़ायदा है? यहाँ पर तीनों मॉडल को एक साथ चलाकर यह देखा जा सकता है कि कौन सा मॉडल सबसे अच्छा चलता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भानु सुबह जल्दी उठकर घूम रहा था। उसने देखा कि सूर्य उसके बाईं तरफ से उदय हो रहा है। सूर्य कहाँ से उदय हो रहा है? उसके बाईं तरफ से। 10 मिनट में वह सड़क के अंत तक पहुँच गया। फिर वह मुड़कर उसी तरफ चलने लगा जहाँ से वह आया था। जाते और लौटते समय उसकी छाया किस दिशा में दिखेगी? तो देखिए, जब वह जा रहा था तो चूंकि सूर्य पूर्व से उदय होता है तो उसकी छाया किस तरफ दिखाई देगी? पहले जाते समय उसकी छाया किस तरफ दिखाई देगी? पश्चिम की ओर दिखाई देगी। तो देखिए, जाते समय और लौटते समय भी उसकी छाया, क्योंकि 10 मिनट में परिवर्तन नहीं होगा, तो पश्चिम की ओर ही दिखाई देगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ 4 वस्तुओं के चित्र दिखाए गए हैं जिन पर अलग अलग प्रकार के बल काम कर रहे हैं। किस चित्र में वस्तु पर काम करने वाले सभी बल सही तरीके से दिखाए गए हैं? तो देखिए, 4 चित्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। चित्र में दिखाए गए तीर केवल बल की दिशा दिखा रहे हैं, ना कि उसका परिमाण। तो हमें यहाँ पता करना है कि किस चित्र में वस्तु पर काम करने वाले सभी बल सही तरीके से दिखाए गए हैं। तो किस चित्र में सही तरीके से दिखाए गए हैं? तो देखिए, यहाँ पर चित्र नंबर जो सी है, तीसरे नंबर का जो चित्र है, यहाँ पर ये देखिए, नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल और ये अपकर्षण बल, तो ये दोनों बल यहाँ पर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 11 है, दर्द को ठीक करने वाली एक दवा को 2 समूहों के मरीजों पर आजमाया गया जिन्हें लंबे समय से बहुत ज़्यादा कमर दर्द था। प्रत्येक समूह में 30 मरीज थे। समूह 1 को 1 महीने के लिए रोज एक गोली दी गई जिसमें 50 mg दवा थी। समूह 2 को 1 महीने के लिए रोज एक गोली दी गई जिसमें 100 mg दवा थी। महीने के अंत में समूह 1 के 25% लोगों ने कहा कि उनकी कमर दर्द कम हो गया है और समूह 2 के 35% लोगों ने कहा कि उनकी कमर का दर्द कम हो गया है। तो यहाँ पर तीसरा समूह रखकर परीक्षण करना चाहिए था जिससे बिना दवा की गोलियां दी जाती हैं। तो हमें यहाँ पर परीक्षण करना था दवा का, तो 3 प्रकार के समूह बनाना था जिसमें 50 mg की दवा, 100 mg की दवा और बिना दवा के ठीक होना। ये 3 प्रकार के हम समूह बनाते तो हमें सही निर्धारण हम कर पाते। इस परीक्षण को वैध बनाने के लिए क्या करना चाहिए था, ऐसे यह परीक्षण वैध बनता। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इस आकृति में दिखाई गई व्हेल मछली दिखाई गई है। गहराई पर वायु का बुलबुला उत्सर्जित करती है। तो देखिए, ये 100 मीटर गहराई पर है व्हेल मछली और व्हेल द्वारा यहाँ पर उत्सर्जित वायु, ये देखिए, ये वायु का बुलबुला यहाँ पर उत्सर्जित हो रहा है। तो क्या स्थिति बन रही है? इनमें से किस विकल्प में सतह की तरफ ऊपर जाते वायु के बुलबुलों के आकार को सही रूप में दिखाया गया है? तो चलिए
देखते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। तो वायु के बुलबुले जमीन के 1000 मीटर नीचे से किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से हमें दिखाई देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है, जो कि बुलबुला पहले छोटा उत्सर्जित हुआ और धीरे 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 बढ़ता गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेल द्वारा यहाँ पर उत्सर्जित वायु। ऑप्शन नंबर सी। हंसा ने एक बैटरी और 2 तारों की मदद से एक विद्युत बल्ब दीप्त करने का प्रयास किया, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। बैटरी है और फिर पर बल्ब दीप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बल्ब दीप्त ना होने का उसने एक संभावित कारण सोचा। उस कारण को जांचने के लिए उसने एक नया बल्ब लिया जो काम कर रहा था और पूरी तरह चार्ज हुई बैटरी भी ली। वह किस संभावित कारण को जांच रही थी? क्या जांचना चाह रही है हंसा? यदि बल्ब नहीं जल पाया तो एक तार टूटा हुआ हो सकता है। यदि बैटरी और बल्ब नहीं जल पा रहा है तो एक तार टूटा हुआ हो सकता है। इसका परीक्षण वह करना चाहती थी। ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही है। चलिए प्रश्न में दिखाई गई तालिकाएं विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की गति को दिखाती है। अलग अलग माध्यमों में तालिकाओं में दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न 14, 15, 16 का उत्तर दें। सुहेल ने एक वायुरोधक कांच का डिब्बा लिया। उसने डिब्बे के अंदर वायु में गमन करने वाली ध्वनि की चाल को मापा। फिर उसने एक मोमबत्ती को जलाकर डिब्बे में रखा और उसे बंद कर दिया। कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ गई। उसने 24 घंटों तक डिब्बे को छुए बिना अलग रख दिया और फिर से डिब्बे में ध्वनि की चाल को मापा। तो यह प्रयोग सुहेल ने किया है। तो देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस, 0 डिग्री सेल्सियस वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड में देखिए, वायु में 331 मीटर प्रति सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड में 259 मीटर प्रति सेकंड, ऑक्सीजन में 316 मीटर प्रति सेकंड और हाइड्रोजन में 1290 मीटर प्रति सेकंड है। पर द्रव्य 20 डिग्री सेल्सियस पर एथेनॉल, मर्क्यूरी और ताज़ा पानी। फिर ध्वनि की चाल देखिए यहाँ पर फिर से दी गई है। 20 डिग्री सेल्सियस पर एथेनॉल में 1160, मर्क्यूरी में 1450 और ताज़ा पानी में 1480 मीटर प्रति सेकंड है। पर ठोस पर देखिए वल्कनीकृत रबर में देखिए 54 मीटर प्रति सेकंड, पॉलीएथिलीन में 920 मीटर प्रति सेकंड, कांच पायरेक्स में 5640 मीटर प्रति सेकंड, सीसा में 1960 मीटर प्रति सेकंड, एल्यूमिनियम में 5120 मीटर प्रति सेकंड और स्टील में 5960 मीटर प्रति सेकंड है। तो प्रश्न लेते हैं, पहली बार की तुलना में जब उसने ध्वनि की चाल को दूसरी बार मापा तब उसे संभवतः क्या पता चला होगा? क्या पता चला होगा उसे कि वह ध्वनि की चाल अब घट गई है, क्योंकि अब उसे डिब्बे में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और कार्बन डाइऑक्साइड में हम देख रहे हैं कि ध्वनि की चाल में परिवर्तन हो रहा है। 331 के मुकाबले अब कितनी हो गई? 259 है। तो ध्वनि की चाल घट गई होगी। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, केवल ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर विभिन्न पदार्थों और पदार्थ की अवस्थाओं में ध्वनि की चाल के बारे में क्या कहा जा सकता है? क्या कह सकते हैं ध्वनि की चाल के बारे में? ध्वनि की चाल पदार्थ की अवस्थाओं के अलावा अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है, यह भी हम जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि इस कांच के बॉक्स में कुछ उड़ने वाले बलून रखकर फोड़ दिए जाएं तो ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा? क्या परिवर्तन होगा? ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल अधिक है। ये देखिए हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कैसी है? अधिक है। तो उड़ने वाले गुब्बारे हम यदि फोड़ देंगे
तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। 3 दोस्तों ने अपने लेज़र पॉइंटर का निशाना दीवार पर टंगे एक मानचित्र पर लगाया। बेट्टी दीवार के सबसे करीब खड़ी है, जेसिका दीवार से सबसे दूर है और वहीदा मध्य में है। उन्होंने केवल अपनी कलाई को हिलाते हुए न्यूयॉर्क से दिल्ली के रास्ते को मानचित्र पर लेजर पॉइंटर से अनुरेखित किया। उनमें से किसे अपनी कलाई सबसे ज़्यादा घुमानी पड़ेगी? किसे सबसे ज़्यादा घुमानी पड़ेगी? बेट्टी दीवार के सबसे करीब खड़ी है तो उसे ही सबसे ज़्यादा अपनी कलाई घुमानी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। यहाँ 4 अलग प्रकार के पेंच स्क्रू के ढक्कन वाली बोतलें दिखाई गई हैं। ये देखिए 4 दिखाई गई हैं जो खुली हुई हैं। प्रत्येक बोतल के ढक्कन में बने खांचे बोतल पर बने खांचों से मेल खाते हैं। अगर सारे ढक्कन पूरी तरह बंद कर दिए जाएं तो कौन सी बोतल को खोलने में सबसे कम समय लगेगा? सबसे कम समय किस बोतल को खोलने में लगेगा? ये देखिए इसमें खांचे डी नंबर की बोतल में सबसे कम खांचे हैं तो इसे खोलने में सबसे कम समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। प्रश्न 19, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर 20वां प्रश्न है, डायबिटीज़ इंसिपिड्स के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? डायबिटीज़ के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह अग्नाशय की बीटा सेल से निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। यह असत्य है। तो सत्य क्या क्या है चलिए हम देख लेते हैं। यह पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले एडीएच हार्मोन की कमी से होता है। यह हाइपोथैलेमस में बनने वाले एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी से होता है। यह हाइपोथैलेमस में बनने वाले तथा पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से होता है। ए बी सी तीनों यहाँ पर सत्य कथन है। तो असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन है डी नंबर का। 21वां प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका में कुछ पदार्थों के ऑक्साइड समूह 1 और 2 में लिखे गए हैं। ऑक्साइड लिखे गए हैं। ये देखिए सोडियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। समूह 1 और समूह 2 में लिखे ऑक्साइड में अंतर बताने के लिए इनमें से किस मापदंड का प्रयोग हुआ है? किस मापदंड का प्रयोग हुआ है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, धातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड ये जो समूह 1 में है वो धातु के ऑक्साइड है और समूह 2 में जो है वो अधातु के ऑक्साइड हैं। चलिए 22वां प्रश्न है, प्रकाश की 2 विपरीत स्थितियों में स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड 4 अलग अलग प्रकार के जानवरों की आँखों के चित्र नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक चित्र में बड़ा गोला आँख का स्वच्छ मंडल दर्शाता है और छोटा गोला पुतली दर्शाता है। इनमें से किस जानवर की दृष्टि अंधेरे व उजाले दोनों स्थितियों में सबसे अच्छी होने की सबसे अधिक संभावना है? किस जानवर की सबसे अधिक होने की सबसे अधिक संभावना है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो प्रकाश की स्थिति और प्रकाश की स्थिति दोनों स्थितियों में जो दिखाया गया है कि यह देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4 अलग अलग प्रकार के जानवरों की है। प्रत्येक चित्र में बड़ा गोला आँख का स्वच्छ मंडल दर्शाता है। बड़ा गोला क्या दिखा रहा है? आँख का स्वच्छ मंडल दर्शाता है और छोटा गोला पुतली दर्शाता है। तो यहाँ पर इनमें से किस जानवर की दृष्टि अंधेरे व उजाले में दोनों स्थितियों में सबसे अच्छी होने की सबसे अधिक संभावना है? ये देखिए अंधेरे में इसकी ये स्थिति है
और ये उजाले में ये स्थिति है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। प्रश्न क्रमांक 23, खगोलविदों ने हाल ही में एक नए ग्रह की खोज की है। ऐसा देखा गया है कि यह ग्रह पृथ्वी की तरह एक सूर्य का चक्कर लगाने की जगह 2 सूर्यों का चक्कर लगा रहा है। इस ग्रह के बारे में निश्चित रूप से क्या कहा जा सकता है? क्या कह सकते हैं हम ऐसे ग्रह को? कुछ भी निश्चित रूप से कहने के लिए यह जानकारी पर्याप्त नहीं है कि ऐसे कोई ग्रह की खोज हुई हो जो 2 सूर्यों का चक्कर लगाता हो। तो ऐसे ग्रह के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। प्रश्न नंबर 24, ग्रीष्मकाल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर कुछ परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है। मिट्टी के बर्तन में रखे तो किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है? वाष्पन के कारण वह ठंडा हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न क्रमांक 25 से 27 तक के उत्तर देना है। जानकारी क्या है? यहाँ जो अफ्रीका में जंगली जानवरों का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं द्वारा प्राप्त किया गया डेटा दिखाया गया है। ग्राफ शिकार के शरीर, द्रव्यमान और एक विशेष रूप से शिकार के लिए एक शिकारी की पसंद को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, प्राथमिकता का मतलब है कि यह विशेष शिकार है जो अधिकांश शिकारी द्वारा पसंद किया गया। एक से कम कोई भी मान कम वरीयता पसंद को दर्शाता है। तो देखिए, अफ्रीका के जंगलों में अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं द्वारा प्राप्त किया गया डेटा है। कैसा डेटा है? चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर एक्स अक्ष पर शिकार शरीर का द्रव्यमान दिखाया गया है और वाई अक्ष पर शिकारी की पसंद को दिखाया गया है। और यहाँ पर ये देखिए, जो सबसे पहले ये डार्क डिब्बे वाला जो ग्राफ है, यह है शेर का ग्राफ। फिर ये गोले वाला जो ग्राफ है, ये लकड़बग्घे का ग्राफ है। इसके बाद जो तीसरा वाला ग्राफ, जो त्रिभुज वाला ग्राफ है, वो चीता का ग्राफ है। और फिर चौथा वाला जो ग्राफ है वो तेंदुआ का ग्राफ है। चौथा वाला तेंदुआ का ग्राफ है। और पांचवा वाला जो डैश डैश वाली लाइन है, वो जो ग्राफ है वो जंगली कुत्ते का ग्राफ है। तो ये सभी पांचों ग्राफों का विश्लेषण करके हमें नीचे के प्रश्नों के उत्तर देना है। इस चित्र में एक जंगल में शिकार होने वाले कुछ जानवरों का फैलाव दिखाया गया है। एक वन्य जीव फोटोग्राफर शेरों के सफल शिकार की फ़ोटो खींचना चाहता है। जंगल में वृत्त द्वारा चिन्हित किए गए क्षेत्र में उसे इस तरह की फ़ोटो मिलने की सबसे अधिक संभावना किसमें है? अब देखिए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी यहाँ दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर देखिए जो व्रत है, इस व्रत में शेरों के सफल शिकार की सर्वाधिक संभावना यहाँ दिखाई गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 26 देखिए, अगर 20 से 50 किलोग्राम वजन वाले शिकार होने वाले जानवर जंगल में घट जाएं तो किस पर पक्षी की जनसंख्या घटने की सबसे अधिक संभावना है? देखिए, 20 से 50 किलोग्राम वाले, यानी यहाँ से 20 से 50 किलोग्राम यानी यहाँ तक की जो बात है, ये यदि घट जाए तो किस परभक्षी की जनसंख्या घटने की संभावना सबसे अधिक है? किस परभक्षी की जनसंख्या घटने की संभावना सबसे अधिक है? तेंदुआ के घटने की संभावना सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 27, अन्य जानवरों की तुलना में लकड़बग्घा इनमें से किस जानवर का शिकार कर सकता है? सबसे अधिक संभावना वाले विकल्प को चुनें। तो लकड़बग्घा किस जानवर का शिकार कर सकता है? जेब्रा, 175 किलोग्राम के जेब्रा तुलना में लकड़बग्घा इनमें से किस जानवर का शिकार कर सकता है? वह जेब्रा का शिकार कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 28, यास्मीन देखना चाहती है कि
संगीत के प्रकार का मटर के पौधों की बढ़त पर क्या प्रभाव होता है। उसने एक प्रयोग बनाया जो कि इस प्रकार है। अलग अलग ध्वनि रोधक डिब्बों में एक जैसे मटर के पौधे रखे, प्रत्येक डिब्बे में एक स्पीकर रखा। डिब्बा 4 के अलावा प्रत्येक डिब्बे में अलग अलग प्रकार का संगीत बजाया, जैसा कि तालिका में दिखाया गया है। रॉक संगीत, पश्चिमी शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत और कोई संगीत नहीं। डिब्बा 4 में कोई संगीत नहीं बजा। इनमें से कौन सा प्रभाव देखने की सबसे अधिक संभावना है? कौन सा प्रभाव दिख सकता है? क्या निष्कर्ष निकल सकता है? देखिए, सभी डिब्बों में पौधे समान ऊंचाई तक बढ़ेंगे नहीं। डिब्बा 3 के पौधे अन्य डिब्बों के मुकाबले ज़्यादा ऊंचे होंगे। डिब्बा 3 और 4 के पौधे अन्य डिब्बों के मुकाबले ज़्यादा ऊंचे होंगे। देखिए, तीनों में तो संगीत है। अब देखिए, वास्तविक प्रयोग होने तक इनमें से किसी भी प्रभाव की समान संभावना है, यानी इन सब की संभावना समान है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है। 29वां प्रश्न है, इस आलेख में एक सतह पर रखे डिब्बे x और y पर अलग अलग बल की मात्रा और बल की वजह से उनके द्वारा तय की गई दूरी के बीच का संबंध दर्शाया गया है। बल की मात्रा और उनके बीच तय की गई दूरी का संबंध। दोनों डिब्बों पर एक निश्चित समय के लिए बल लगाया गया था। डिब्बे x और y एक ही तरह की लकड़ी के बने हैं। डिब्बे x और y एक ही तरह की लकड़ी के जब बने हुए हैं तो क्या होगा? देखिए, ये यात्रा की दूरी है और लागू बल की मात्रा है। इस तरह के आधार पर डिब्बे x और y के बारे में कौन से कथन सही हो सकते हैं? देखिए, x और y के बारे में कौन से कथन यहाँ पर सही हो सकते हैं? P और R, डिब्बे x और y का द्रव्यमान अलग है और डिब्बे x और y अलग अलग सतहों पर रखे हुए हैं। क्योंकि परिवर्तन देखिए, यदि एक ही वजन के होते और एक ही सतह पर होते तो समान आलेख होता। यह अलग अलग आलेख आ रहा है, यानी डिब्बे x और y का द्रव्यमान अलग है, डिब्बे x और y अलग अलग सतहों पर रखे हुए हैं। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न 30 है, आशा ने देखा कि एक कांच के बर्तन को चूल्हे पर रखने से उसके पेंदे से बुलबुले उठ रहे थे, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। पेंदे से बुलबुले उठ रहे हैं। उसने इस अवलोकन का वर्णन इस प्रकार किया, कांच के बर्तन के नीचे ज्वाला है, इसलिए पानी जल्दी गर्म हो जाता है और बर्तन के पेंदे में जलवाष्प बनने लगती है। इस वर्णन को जांचने के लिए उसे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए उसे इस जांचने के लिए? किसी और दिशा से पानी को गर्म करना चाहिए। किसी और दिशा से यदि पानी को गर्म करेंगे तो वास्तव में इसी कारण से यह बुलबुले हो रहे हैं, यह पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। प्रश्न क्रमांक 31, यह एक समतल दर्पण है। देखिए, समतल दर्पण दिख रहा है। समतल दर्पण काले मोटे गत्ते का गोला लकड़ी की फ्रेम। दर्पण को एक स्टैंड पर लगाकर एक दीवार के सामने रखा है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। ये रख दिया। दर्पण द्वारा सूर्य की सीधी रोशनी दीवार पर परावर्तित हो रही है। इनमें से किस चित्र में उस परावर्तन को सही तरीके से दिखाया गया है? जो परावर्तन है उसे सही तरीके से कौन से चित्र में दिखाया गया है? यहाँ पर देखिए, ये जो डी नंबर का चित्र है इसमें दिखाया गया है परावर्तन को सही तरीके से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। 32वां प्रश्न है, नीचे दिए गए वृत्त आलेख में रूस की 2 जनजातियों के आहार के बारे में बताया गया है। एक जनजाति उलेन के समुद्र तट के क्षेत्र में रहती है और दूसरी जनजाति कंचलन के भीतरी क्षेत्र में रहती है। दोनों जनजातियों के बारे में बता दिया गया। उलेन के समुद्री क्षेत्र में और दूसरी कंचलन के भीतरी क्षेत्र में रहती है।
कंचलन के भीतरी क्षेत्र में रहती है। समुद्री क्षेत्र में एक रहती है और एक रहती है कंचलन के भीतरी क्षेत्र में। इन दो जनजातियों के आहार में जो अंतर है उसके बारे में राणा ने 4 संभावित कारण बताए। क्या है वो संभावित कारण? इनमें से किस कारण को जांचने के लिए किसी भी और जानकारी की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, समुद्र के तट पर रहने वाले लोग भोजन प्राप्त करने के लिए समुद्र पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। इससे ये निष्कर्ष निकलता है क्योंकि ये सारे मशरूम, जंगली पौधे, बेर, पक्षी, ज़मीन वाले जानवर, ये सारे समुद्र के तट पर रहने वाले लोग जो हैं भोजन प्राप्त करने के लिए समुद्र पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, एल्बर्ट और डेविड ने यह चर्चा की कि मुंह से हवा निकालने पर मोमबत्ती बुझने के कौन से कारण होते हैं। उन्हें पता था कि मुंह से जो हवा निकालते हैं उसकी गति से मोमबत्ती को बुझने में मदद मिलती है, पर एल्बर्ट ने यह दावा किया कि गति के अलावा मुंह से निकली हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे भी ज्वाला को बुझने में मदद मिलती है। डेविड अपने दावे को जांचना चाहता था। उसने यह प्रयोग तैयार किया। उसने गुब्बारा पी को हवा के पंप से भरा और वैसे ही एक गुब्बारे क्यू को मुंह की हवा से उतने ही आकार तक भरा। उसने अलग अलग गति से एक मोमबत्ती की ज्वाला पर गुब्बारा पी के अंदर की हवा को छोड़ा और इस गति को नोट किया जिस पर वह बुझ गई थी। उसने समान स्थिति से गुब्बारा क्यू से इस प्रक्रिया को दोहराया। अगर एल्बर्ट का दावा सही है तो डेविड इनमें से क्या देख पाएगा? क्या देख पाएगा इनमें से? वह गुब्बारा पी की तुलना में गुब्बारा क्यू की ज्वाला कम गति से हवा से बुझ गई, कम गति की हवा से बुझ गई, क्योंकि गुब्बारा क्यू में कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 34, किसी कोशिका से राइबोसोम अंगक को निकालने पर क्या परिणाम होगा? राइबोसोम को निकालने पर क्या परिणाम होगा? प्रोटीन का निर्माण रुक जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 35वां प्रश्न है, एक सुबह यश ने देखा कि उसके घर के सामने की गली और मुख्य सड़क बारिश से पूरी तरह गीली थी। गली भी और मुख्य सड़क भी पूरी गीली थी। 1 घंटे बाद उसने देखा कि मुख्य सड़क सूख गई थी, पर उसके घर के सामने की छोटी गली अब भी गीली थी। यश जहाँ रहता है ऊपर से उस जगह का दृश्य यहाँ दिखाया गया है। ये देखिए, मुख्य सड़क ये है और उसके सामने की गली जहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, ये सब पेड़ हैं। तो यश का घर ये है। तो यश ने जो देखा उस बात का वर्णन इनमें से कौन से कथन से किया गया? कौन से कथन से? पेड़ों की छाया के कारण मुख्य सड़क और गली में वाष्पन की दर अलग अलग है। देखिए, मुख्य सड़क में दूर दूर पर पेड़ हैं और ये जो घर के सामने की गली है यहाँ पर पास पास पर पेड़ हैं। तो पेड़ों की छाया के कारण उसके घर के सामने की गली अब भी गीली है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही आ जाएगा? देखिए, मुख्य सड़क पर ज़्यादा वाहन चल रहे थे जिससे सड़क जल्दी सूख गई, यह भी हो सकता है। तो पेड़ों की छाया पहला कारण और दूसरा कारण वाहनों के कारण भी जल्दी सूख गई। तो कौन से कारण हो सकते हैं यहाँ पर? ऑप्शन नंबर पी और क्यू दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे। हृदय के ऑपरेशन के दौरान हृदय से मस्तिष्क को संदेश पहुँचाने वाली तंत्रिकाओं की आपूर्ति कट जाने के बाद भी मानव हृदय स्पंदन करता रहता है। इसका कारण क्या है? क्या है इसका कारण? इसका कारण मानव हृदय मायोजेनिक हृदय है जिसका स्वयं का पेसमेकर होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। इस है, एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखते हैं। परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं, सत्य है। परमाणु मूल इकाइयाँ हैं जिनके अणु और आयनों का निर्माण होता है,
सत्य है। परमाणु सदैव उदासीन प्रकृति के होते हैं। तो ए, बी, सी तीनों सत्य कथन हैं। तो असत्य कथन कौन सा है? तो यह है कि परमाणु बड़ी संख्या में परस्पर जुड़कर पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे हम देख, अनुभव या स्पर्श कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सत्य नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 38 है, आवर्त सारणी में के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु का आकार क्या होगा? आवर्त सारणी में किसी अवधि में हम बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है कि तत्व की रासायनिक क्रियाशीलता घटती है और बाद में बढ़ती है। तो तत्वों की संयोजकता 1 से बढ़कर 4 तक होती है, उसके बाद घटते घटते शून्य हो जाती है। अतः हम कहेंगे कि आवर्त सारणी में किसी अवधि में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या घटती है। परमाणु त्रिज्या यदि घट रही है, इसका मतलब यह है कि परमाणु का आकार भी घट रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, पेंटेन C5H12 के अणुसूत्र में कितने बंध हैं? तो पेंटेन के अणुसूत्र में कितने बंध हैं? यहाँ पर 16 सहसंयोजक बंध हैं। पेंटेन में 16 सहसंयोजक बंध हैं। चलिए देख लेते हैं किस तरह से पेंटेन में 16 सहसंयोजक बंध हैं। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि पेंटेन में कार्बन कितने हैं। ये देखिए, ये 5 कार्बन हैं और ये देखिए सभी कार्बन जो हैं हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं। ये हाइड्रोजन, 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 फिर हाइड्रोजन एकल बंध से जुड़े हुए हैं क्योंकि ये एल्केन प्रकृति के हैं। ये देखिए, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। तो कुल मिला के 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन, C5H12 पेंटेन की ये संरचना हो गई। अब हम बंधों को यदि नापें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। यहाँ पर 16 सहसंयोजक बंध हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 40 है कि क्या होता है जब एक अम्ल को एक क्षार में मिलाया जाता है? तो हमें पता है कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। 41 नंबर का प्रश्न है, साबुन के अणु में होता है। हमें पता है कि साबुन के अणु में क्या होता है? जलरागी शीर्ष तथा जल विरागी पुच्छ होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 42 है, एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती हैं, उसे क्या करना चाहिए? जब सांद्र अम्ल उसके हाथ में गिर जाता है तो हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोएं तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा लें। ऑप्शन नंबर बी है, यदि कोई अम्ल उसके हाथ में गिर जाए तो उसे सांद्र अम्ल यदि गिर जाए तो हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोएं तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा लें। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 43वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन किन जैव अणुओं में पाया जाता है? किन जैव अणुओं में नाइट्रोजन पाया जाता है? प्रोटीन में, डीएनए में और आरएनए में, सभी में नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 44 है, इंसुलिन मानव शरीर में किस अंग द्वारा स्रावित होता है? यह तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अग्नाशय द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है। 45वें नंबर का प्रश्न है, निम्न यौगिक का IUPAC नाम है। तो इस यौगिक का IUPAC नाम क्या है? तो देखिए M नाइट्रोपीक्लोरोटालुइन है। ये देखिए टालुइन है तो M नाइट्रो है और P क्लोरो है ना। तो यहाँ क्लियर है कि मेटा में नाइट्रो है और पैरा में क्लोरो है, तो मेटा नाइट्रो पैरा क्लोरो टालुइन। तो यह ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। अब देखिए 46वें नंबर का प्रश्न है, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। तो बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र कौन सा है? ये देखिए यहाँ बेंजीन C6H6 है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है, C6H6 बेंजीन, उसका संरचनात्मक सूत्र ये दिया हुआ है। 47वें नंबर का प्रश्न है
कि बिलीरुबिन किस में पाया जाता है। बिलीरुबिन किस में पाया जाता है भैया? पित्त रस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 48वां देखिए, संकटकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं संकटकालीन हार्मोन? एड्रीनैलिन को संकटकालीन हार्मोन कहते हैं। प्रश्न 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का उदाहरण है? समजात अंगों का उदाहरण कौन है? हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, ये जो हैं समजात अंग हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 50 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पेशी ऊतक का प्रकार है? पेशी ऊतक का प्रकार कौन है? देखिए, रेखित, अरेखित, हृदयक, ये सभी पेशी ऊतक के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? सीधे शिशु को जन्म देने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं जरायुज जंतु। जरायुज जंतु कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। किसकी उपस्थिति के कारण एक पादक कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है? किसकी उपस्थिति के कारण? कोशिका भित्ति के कारण। कोशिका भित्ति होती है, हमें पता है कि पादक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। किसी चालक तार को खींचकर दुगना लंबा कर दिया जाए तो चालक का प्रतिरोध हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? 4 गुना प्रतिरोध हो जाएगा। तार की लंबाई को यदि दुगना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। फिर 54वां देखिए, अपवर्तन की घटना में यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा है तो संभवतः प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है। कैसे प्रवेश कर रही है? जल से कांच में। क्यों जल से कांच में प्रवेश कर रही है? क्योंकि जल का अपवर्तनांक अधिक होता है, कांच का अपवर्तनांक कम होता है। तो जल से कांच की ओर प्रवेश कर रही है, यानी प्रवेश कैसे कर रही है? आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा है तो अभिलंब की ओर झुक रही है। जल से कांच में यदि प्रकाश किरण प्रवेश करेगी तो कैसी होगी? अभिलंब की ओर झुक रही है। अभिलंब की ओर झुक रही है, इसका मतलब आपतन कोण की तुलना में अपवर्तन कोण का मान कम है, या आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा है। तो यहाँ पर हम कह देंगे कि जल से कांच में प्रकाश किरण प्रवेश कर रही होगी, तभी ऐसा हो रहा है। चलिए आगे देखिए, 55वां प्रश्न है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं। तो देखिए, अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में जो बल लगते हैं वो क्रिया प्रतिक्रिया बल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है। 56 नंबर का प्रश्न देखिए, एक छात्र घर से स्कूल के लिए निकलता है जो कि घर से 3 किलोमीटर दूर है। स्कूल समाप्त होने पर घर वापस लौट आता है। छात्र का विस्थापन होगा, जहाँ से वह निकला था वहीं पर वापस आ गया तो उसका विस्थापन कितना होगा? 0 किलोमीटर होगा। प्रश्न 57 है, शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस CO2 को हम क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। प्रश्न 58 देखिए, 2 अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं P और Q समान संवेग से गतिशील हैं। यदि P का द्रव्यमान Q के द्रव्यमान से अधिक है, P का द्रव्यमान कैसा है? अधिक है, तो किसे रोकने के लिए अधिक बल लगाना होगा? किसे रोकने के लिए हम अधिक बल लगाना होगा? हमें दोनों पर समान बल लगाना होगा। क्यों भैया? हम जानते हैं कि द्रव्यमान तो अलग अलग है, 2 अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं P और Q समान संवेग से गतिशील हैं, यानी द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है वो संवेग कहलाता है। यदि P का द्रव्यमान Q के द्रव्यमान से अधिक हो तो उसे रोकने के लिए अधिक बल लगाना होगा, दोनों पर समान बल लगेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही। दोनों पर समान बल लगने का कारण यह है कि जो संवेग है वो वास्तव में द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। तो द्रव्यमान जब दोनों के अलग अलग हैं, जो जिसका द्रव्यमान अधिक है उसका वेग वास्तव में कम है, और जिसका द्रव्यमान कम है उसका वेग अधिक है, क्योंकि दोनों के संवेग कैसे हैं? समान हैं। दोनों के संवेग समान हैं, इसलिए हम कहेंगे कि दोनों पर बल यहाँ पर समान लगेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है।
59 नंबर का प्रश्न है, दो वस्तुओं का द्रव्यमान दुगना करने एवं उनके बीच की दूरी 4 गुना कर देने पर उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं हम, द्रव्यमान को दुगना कर रहे हैं और उनके बीच की दूरी 4 गुना कर दे रहे हैं, तो क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन ये होगा कि पहले से 1/4 हो जाएगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है, Gm1 × m2/r² है। अब हम देख रहे हैं कि पहले वाला और दूसरा वाला दोनों द्रव्यमान को हम दुगना कर देंगे तो कितना परिवर्तन हो जाएगा, 2m1 हो जाएगा, 2m2 हो जाएगा, यानी टोटल मिलाकर 4m1 × m2 हो गया दुगना करने पर। वैसे ही त्रिज्या को 4 गुना हम कर देंगे तो 4r पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर वास्तव में क्या होगा जी, 4m1 × m2 अपॉन हो गया 16r² हो गया। तो 4 से 16 4 बार कटेगा तो बटे में 4 आ रहा है, यानी कि 1/4 हो जाएगा ना गुरुत्वाकर्षण बल, 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 60वें नंबर का प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में कार्य हो रहा है? किस क्रियाकलाप में कार्य हो रहा है? देखते हैं, ब्रेक लगाने पर कार का रुकना, बस यही तो कार्य हो रहा है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ब्रेक लगाने पर कार का रुकना, यानी इस काम में कार्य हो रहा है। फिर आगे देखिए 61वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, अंटार्कटिका में बर्फ़ की परत की सतह पर जो बर्फ़ होती है वह स्पंज की तरह होती है, जिसमें बर्फ़ के कणों के बीच हवा का प्रवाह होता रहता है। इसके ऊपर जब ज़्यादा बर्फ़ जमने लगती है तब नीचे की बर्फ़ परतों की तरह जम जाती है और इनमें हवा के बुलबुले कैद हो जाते हैं। हवा के बुलबुले कैद हो जाते हैं। बर्फ़ की परत की गहराई परत की आयु के अनुरूप होती है। नीचे की परतों में हवा के बुलबुलों का विश्लेषण करके भूतकाल की वायु में विभिन्न गैसों के अनुपात की जानकारी मिलती है। यह विश्लेषण बिल्कुल सही हो, इसके लिए इनमें से कौन सी चीज़ पर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए? एकदम सही हो, इसलिए हमें किस पर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए? गैसों का संगठन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। चलिए 62 नंबर का प्रश्न देखते हैं, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होती है। कब होती है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा? 100 वाट शक्ति वाले यंत्र को 10 घंटे चलाने पर 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में सरल रेखी गति का उदाहरण है। सरल रेखी गति का उदाहरण कौन है? गुरुत्व के अधीन नीचे गिरती गेंद की गति। गुरुत्व के अधीन यदि नीचे गिरती हुई गेंद की गति है वह एक सरल रेखी गति है। ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 64 है, 2 तंत्रिका कोशिका का संगम स्थल क्या कहलाता है? 2 तंत्रिका कोशिका का संगम स्थल कहलाता है सिनैप्स। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से मानव नेत्र के भाग कौन से हैं? मानव नेत्र के भाग कौन से हैं? देखिए, कॉर्निया, लेंस और रेटिना, ये सभी मानव नेत्र के भाग हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। चलिए प्रश्न नंबर 66 देखते हैं। 66-67 दोनों के लिए है। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर दें। जानकारी क्या है? यहाँ एक उपकरण दिखाया गया है जो ज्वाला जलते समय ईंधन की खपत की दर को मापता है। यहाँ ईंधन के रूप में तारपीन का प्रयोग किया गया है। नली के अंत में एक बत्ती है जिसका एक छोर तारपीन में डूबा हुआ है और बत्ती का दूसरा छोर प्रज्वलित किया जा सकता है। नली में हवा का बुलबुला जिस दर से बाईं ओर जाता है वह ईंधन की खपत की दर को दर्शाता है। अब ये देखिए, यहाँ पर हमें दिया गया है, तो ज्वाला, ये बत्ती, तारपीन, स्केल, हवा के बुलबुले, नली और यह है बर्तन। तो हमें देखना है कि किसी उपकरण द्वारा जो छोटा परिवर्तन मापा जा सकता है उसे उपकरण की संवेदनशीलता कहा जाता है। इस उपकरण में किस चीज़ को बदलने से
उसकी संवेदनशीलता पर असर पड़ेगा। किस चीज़ को बदलेंगे तो संवेदनशीलता पर असर पड़ेगा? मिलीमीटर को सेंटीमीटर की स्केल बनाना और नली का व्यास। तो ये दो चीज़ें बदलने पर प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 67 नंबर का प्रश्न है, प्रिया ने इस उपकरण का प्रयोग करके तारपीन की खपत की दर को मापा। इसके परिणाम आलेख में रेखा P द्वारा दर्शाया गया है। उसने एक कारक को बदलकर फिर से माप लिया और परिणाम को आलेख में रेखा Q द्वारा दर्शाया। देखिए ये रेखा Q द्वारा उसने दर्शाया है। रेखा Q का परिणाम प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया होगा? क्या किया होगा रेखा Q का परिणाम प्राप्त करने के लिए? बत्ती की चौड़ाई को बढ़ाया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, ये देखिए ये बत्ती की चौड़ाई को जब वह बढ़ाएगी तब यह परिणाम उसे प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 68 है, मेरसाली परिमाप को भूकंप की तीव्रता मापने के लिए काम में लिया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए काम में लिया जाता है। भूकंप को अनुभव करने वाले लोगों से बातचीत करके और ढांचों को पहुंचने वाले नुकसान को देखकर इसके मान को स्थापित किया गया। इस परिमाप के कुछ स्तर इस प्रकार हैं। क्या हैं? हल्का अंदर बैठे लोगों ने महसूस किया, अंदर बैठे लोगों ने महसूस किया, खास तौर पर ऊपर की मंजिल पर रहने वाले लोगों ने, कई लोगों को भूकंप महसूस नहीं हुआ। फिर मध्यम कब कहलाएगा? जब अंदर बैठे कई या सारे लोगों ने महसूस किया, बाहर कुछ लोगों ने महसूस किया। फिर थोड़ा तीव्र कब कहलाएगा? जब अंदर और बाहर से ज़्यादातर या सभी लोगों ने महसूस किया हो, तब हम कहेंगे कि भूकंप तीव्र था। तो देखिए हल्के भूकंप की स्थिति में इनमें से किस जगह मेरसाली परिमाप सबसे कम आएगा? कब सबसे कम कब आएगा? कहाँ आएगा परिमाप? देखिए बाजार जनजाति वाले एक मरुस्थल में यहाँ पर सबसे कम आएगा। ऑप्शन नंबर सी, बजारा जनजाति वाले एक मरुस्थल में। वहाँ पर क्यों सबसे कम आएगा? क्योंकि अंदर बैठे लोगों महसूस किया, ख़ास तौर पर ऊपर की मंजिल पर रहने वाले लोगों ने, कई लोगों को भूकंप महसूस नहीं हुआ। किन्हें महसूस नहीं हुआ? ये देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र वालों को महसूस नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 69, नीचे दिए गए चित्र को देखिए। ये यहाँ पर देखिए नीली रोशनी है, यहाँ लाल रोशनी है। जब केवल लाल बत्ती दीप्त होती है तब स्थिति P पर एक वस्तु की काली छाया दिखाई देती है। ये वाली स्थिति P है। कौन सी बत्ती पर? जब लाल बत्ती दीप्त हो रही है। लाल बत्ती दीप्त हो रही है तो काली छाया इस वस्तु की इधर दिख रही है ना। और जब केवल नीली बत्ती दीप्त होती है तब स्थिति Q पर एक वस्तु की काली छाया दिखाई देती है। अब ये देखिए ये नीली वाली बत्ती जब दीप्त हो रही है तो नीली वाली बत्ती दीप्त हो रही है तो इस वस्तु की काली छाया यहाँ पर बिंदु Q पर दिखाई दे रही है। अगर दोनों बत्तियों को साथ में दीप्त किया जाए तो स्थिति P Q पर छायाओं का रंग क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या होगा? छायाओं में क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, नीली लाल। छाया P जो है, सही बात है, छाया P कैसी हो जाएगी? नील, दोनों चालू हो जाएंगे ना, तो छाया P हो जाएगी नीली और छाया Q हो जाएगी लाल, क्योंकि जिस रोशनी के ज़्यादा निकट होगी तो उसी रंग की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। 70 नंबर का प्रश्न है, हमीद ने खाने के स्रोत और घोंसले के बीच चींटियों की एक कतार देखी। खाने के स्रोत और घोंसलों के बीच चींटी की एक कतार देखी, जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया है। चींटियाँ दोनों दिशाओं में जा रही थी। दोनों दिशाओं में जा रही थी। कुछ चींटियाँ खाना ले जा रही थी। फिर उसने कतार के बीच में एक रुकावट डाल दी, जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया है। ये देखिए रुकावट डाल दी गई है। तो उसके बाद उसने कतार थोड़ी देर के लिए देखा। उसके अवलोकन को चित्र 3 और 4 में दिखाया। देखिए कुछ चींटियाँ, ये देखिए 3 में ये अवलोकन 3 है और ये अवलोकन 4 है। तो क्या हुआ? हाँ, चित्र 2, 3 और 4 में दिखाया गया अवलोकन, उसने यह निष्कर्ष निकाला कि चींटियाँ दोनों बिंदुओं के बीच सबसे छोटा रास्ता ढूंढती हैं।
सबसे छोटा रास्ता ढूंढती हैं। इस निष्कर्ष की वैधता को जांचने के लिए चित्र 4 में कौन सा परिवर्तन करना सबसे उचित रहेगा? कौन सा परिवर्तन करना सबसे उचित रहेगा कि यहाँ पर हम ऐसे रुकावट दें। ये देखिए चित्र 4, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है कि जो रुकावट है वो ऊंचे अलग अलग भाग में अलग अलग ऊंचाई की रुकावट हो। तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है कि चित्र 4, ये देखिए चित्र 4 में हम इस तरह की, देखिए आधा आधा रुकावट यदि हम देंगे तो हमें सही निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस रुकावट को हम देखते हैं, तो इस ऑप्शन नंबर डी में जो रुकावट दी गई है उससे आधार पर हम आसानी से निष्कर्ष पर निकल सकते हैं कि यह परिवर्तन सबसे उचित होगा, जिससे हम निष्कर्ष क्या निकालेंगे कि चींटियां दोनों बिंदुओं के बीच सबसे छोटा रास्ता ढूंढती हैं या नहीं, यह कैसे पता चलेगा? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। तो आज का यह वीडियो और पेपर 3 प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।